Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will cover BSc second Sem Chemistry Unit 2 Chemistry of Proteins. So टॉपिक है आपका प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब है बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है. माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, जिन्हें आप पॉलीमर्स कह सकते हो, जो कि किससे मिलके बने हैं? अमीनो एसिड से मिलके बने हैं, ठीक है. तो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स अटैच होते हैं आपस में, तो आपका क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. तो उन्हें क्या बोलते हैं? जब वो अटैच होते हैं तो एक लॉन्ग चेन बन जाती है. तो ये प्रोटीन्स की डेफिनेशन है. उसके बाद प्रोटीन्स क्या है? मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है ऑफ द लिविंग सिस्टम. चीफ सोर्सेज क्या है प्रोटीन के? मतलब कि किन में पाया जाता है? तो लाइक मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, ठीक है, मूंगफली या फिर फिश एक्सेट्रा. तो दे अकर इन एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ. ये आपकी बॉडी के हर एक पार्ट में होता है, ठीक है. और ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है इसकी, बॉडी की मेंटेनेंस करनी है ग्रोथ के लिए, ठीक है. ये जो वर्ड है प्रोटीन, ये डिराइव हुआ है प्रोटियोज वर्ड से, ठीक है. PROTEIOS, प्रोटियोज वर्ड से ये डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी या फिर प्राइम इंपॉर्टेंस, की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, ठीक है. ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स. जो ये सारे प्रोटीन्स हैं आपके, सभी किसके पॉलीमर्स हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स, मतलब कि सभी अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बने हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका अमीनो एसिड्स. तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, अमीनो एंड एसिड. अमीनो का मतलब होता है NH2 और एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप बोलते हो COOH, ठीक है. तो ये दोनों क्या हैं? ये आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, अमीन और अमीनो एसिड्स, अमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है. तो फंक्शनल ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में आपका अमीनो ग्रुप किस पोजीशन पे है, ठीक है, ये देखा जाता है. उस हिसाब से अल्फ़ा, बीटा, गामा या फिर डेल्टा, ये सब डिनोट किए जाते हैं, ठीक है. इन्हें क्लासीफाई किया जाता है किन बेसिस पर? कि आपका अल्फ़ा बनेगा पोजीशन, बीटा बनेगी, गामा बनेगी. तो वो कैसे आएगी पोजीशन? वो आएगी पोजीशन इस हिसाब से कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे आपके अमीनो ग्रुप की पोजीशन क्या है, ठीक है. अगर फर्स्ट पोजीशन पे है तो अल्फ़ा, सेकंड पे है तो बीटा. लाइक मैंने जो नीचे लिखा हुआ है उसमें किस पे आ रही है? कार्बन लिखा हुआ है COOH वाला, ठीक है. उसके बाद जो कार्बन है वो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है. और उसी पे आपका क्या लग रहा है? NH2 लग रहा है, अमाइन ग्रुप. तो उस पर क्या आएगा? आपका अल्फ़ा आएगा. इसका मतलब ये कौन सा अल्फ़ा अमीनो एसिड है. ये जो आपका प्रोटीन होता है अल्फ़ा अमीनो एसिड का ही पॉलीमर होता है, ठीक है. अब है अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन. तो अमीनो एसिड को 2 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, असेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स. असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जिनको आपको ज़रूरत होती है, जिनकी आपको ज़रूरत होती है, जो कि आपकी बॉडी में सिंथेसाइज़ नहीं होते, खुद से सिंथेसाइज़ नहीं होते, आपको उन्हें लेना पड़ता है ना, डाइट के थ्रू. कुछ खाओगे तब वो जाएगा अमीनो एसिड आपकी बॉडी में, ठीक है. लेकिन कुछ होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स. नॉन असेंशियल का मतलब है जिनकी नीड आपको नहीं है, वो खुद आपकी बॉडी में बन रहे हैं, सिंथेसाइज़ हो रहे हैं, ठीक है. आपको फिर से बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें खुद आपकी बॉडी में चल रहा है प्रोसीजर, ठीक है. और असेंशियल के लिए मतलब आपको बाहर से लेने की ज़रूरत है उस प्रोटीन को, आपकी बॉडी में वो नहीं बन रहा है, ठीक है. तो 10 आपके असेंशियल होते हैं, 10 आपके नॉन असेंशियल होते हैं. उसके बाद आता है आपका ज्वेटर आयन, ठीक है. ज्वेटर आयन वो होता है जिसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज बने, ठीक है. तो उसे आप डाइपोलर भी बोलते हो. इसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं, इसलिए इसे आप न्यूट्रल बोलते हो, ठीक है. वैसे है क्या? ये डाइपोलर है, ठीक है. तो एसिड होगा तो H+ डोनेट करेगा और बेसिक होगा तो H+ एक्सेप्ट करेगा. H+ क्या है? आयन्स हैं, मतलब H पॉजिटिव आयन्स एक्सेप्ट करना या फिर H पॉजिटिव आयन डोनेट करना. सो ज्वेटर आयन की डेफिनेशन है कि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस का मतलब पानी मान लो, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है. तो उसमें जो आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, एसिड जो होगा वो तो प्रोटोन को लॉस करेगा, मतलब कि डोनेट करेगा, ठीक है. और जो अमीनो एसिड है, अमीनो ग्रुप है, वो क्या करेगा? प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा. तो गिविंग राइज टू अ डाइपोलर आयन. तो उससे क्या बन जाएगा? एक लॉस कर रहा है और एक गेन कर रहा है, तो इससे क्या बन रहा है? आपका डाइपोलर आयन बन रहा है. दोनों चार्जेस आ रहे हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो इसे आप बोलते हैं ज्वेटर आयन. और ये होता कैसा है? तो ये न्यूट्रल होता है क्योंकि इस पर दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. ये पूरी डेफिनेशन लिखी. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. तो अब है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है. तो प्रोटीन्स मैंने आपको बताया था अल्फ़ा अमीनो एसिड से मिलके बने हैं, ठीक है. वो आपस में कनेक्ट होते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड्स और एक चेन बनाते हैं, जिनसे क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है. अब वो जो लिंकेज होती है, मतलब जिनसे वो जॉइंट होते हैं, तो वो कौन सी लिंकेज होती है? तो उनके बीच लिंकेज होती है पेप्टाइड लिंकेज, जिसे आप बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है. तो पेप्टाइड लिंकेज एक अमाइड होता है जो कि COOH एंड NH2 से मिलके बना होता है. लाइक आप इसे बोलते हो CONH की लिंकेज, ठीक है. तो ये नीचे लिखा है. आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बोहाइड्रेट्स में होती थी, जिसे आप ईथर लिंकेज भी बोलते थे.
और अगर आपकी अमाइड लिंकेज है तो वो पेप्टाइड लिंकेज को बोलते हो, ठीक है, जो किस में होती है, प्रोटीन्स में होती है। CONH मतलब अमाइड लिंकेज आपके बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ती है, ठीक है, इन अ पेप्टाइड मॉलिक्यूल। एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल में उससे क्या बनती है, पेप्टाइड लिंकेज बनती है, जिसे आप क्या बोलते हो, पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हो। तो सीधी सी बात यह है, आपको प्रोटीन्स बनाने के लिए अमीनो एसिड्स चाहिए और बहुत सारे अमीनो एसिड्स जोड़ने के लिए भी आपको लिंकेज चाहिए। तो वो लिंकेज कौन सी है, अमाइड लिंकेज है, ठीक है। तो ये नीचे बना के दिखाई हुई किस टाइप से अमाइड लिंकेज होती है। और अगर आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड है तो उसके अंदर आपके 2 अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। तो डाईपेप्टाइड बोलते हैं उसे आप, ठीक है। डाईपेप्टाइड का मतलब होता है एक पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि 2 अमीनो एसिड से मिलकर बना है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। तो अब है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। पहले आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में एक तो मैंने आपको नॉर्मल वाला भी बताया था अमीनो एसिड्स का, है ना। अभी आपको प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है उस हिसाब से क्लासिफाइड करेंगे। तो एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। इसे आप याद करने के लिए समझ सकते हो, फाइब्रस प्रोटीन फाइबर की तरह और ग्लोबुलर प्रोटीन कॉटन की तरह, ठीक है। तो फाइबर की तरह है तो इसका मतलब कैसा होगा, थ्रेड लाइक, पतले पतले थ्रेड होते हैं, धागे। तो थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल होगा विच टेंड्स टू लाई साइड बाई साइड, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए होंगे वर्टिकली, ठीक है। तो उससे क्या बन जाएगा, आपका फाइबर बन जाएगा। तो इस टाइप से होता है आपका कि थ्रेड लाइक होता है, पतले पतले धागे से होते हैं, पैरेलली अलाइंड लिखा हुआ है मैंने ऊपर, इसका मतलब यही है कि आपके वर्टिकली अलाइंड होते हैं, एक दूसरे से साइड टू साइड लाई होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एट मेनी पॉइंट्स। कौन सी लिंकेज होती है इनके बीच, हाइड्रोजन या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और अगर आप इसे पानी में डालोगे फाइब्रस प्रोटीन को तो ये घुलेगा नहीं, ठीक है, इनसॉल्युबल है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि इसके एग्जाम्पल्स है केराटिन, कोलेजन एंड टेंडन, मायोसिन एंड मसल, ठीक है। तो ये आपके आ सकते हैं MCQs में कि ये किसका एग्जाम्पल है, फाइब्रस का है या फिर ग्लोबुलर प्रोटीन का है, ठीक है। थ्रेड लाइक कौन सा होता है, ये सब आ सकता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन कौन से होते हैं, जो कि फोल्ड हो जाते हैं इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट, जैसे मैंने बताया ना, कॉटन की तरह। एंड दैट अप्रॉच स्फेरिकल शेप, एक स्फेरिकल मतलब गोल सी शेप आ जाती है, थोड़ी स्फेयर टाइप शेप आ जाती है, तो इसलिए मैंने उसे कॉटन की तरह बोला। और सॉफ्ट होती है, कंपैरेटिवली वीक फोर्सेस होते हैं इसमें, ठीक है। अब इन दोनों के डिफरेंस दोबारा लिखे हुए हैं, तो इन्हें आप एक बार पढ़ लेना। और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के, एल्बुमिन्स इन एग, एंजाइम्स एंड सम हार्मोन्स लाइक इंसुलिन एक्सेट्रा, ठीक है। अब मैंने आपको असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स तो बता दिए थे, बट आपके 3 टाइप्स और होते हैं, लाइक एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। तो वो डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ आपके अमीनो एसिड्स हैं एंड कितने नंबर ऑफ़ आपके कार्बोक्सिल ग्रुप वाले हैं, ठीक है। COOH कितने हैं, NH2 कितने हैं। अगर आपके COOH ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब क्या है, COOH ज़्यादा का मतलब है एसिड ज़्यादा है, तो इसका मतलब है आपका जो ग्रुप होगा वो एसिडिक ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके अमीनो ग्रुप ज़्यादा हैं तो इसका मतलब बेसिक होगा, और दोनों की क्वांटिटी इक्वल है तो इसका मतलब कैसा होगा, आपका ग्रुप होगा न्यूट्रल, आपका ग्रुप न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि क्लासीफाई किस तरह से करते हैं, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल के बेस पे। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अमीनो एसिड्स की। तो अमीनो एसिड्स जनरली कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब कि ठोस होते हैं, ठीक है। वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर कैसा है, पोलर है। तो इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर में। नॉन पोलर मतलब कि जैसे आपके बेंजीन वगैरह हो गए, इन सब में क्या होगा, नॉन पोलर मतलब घुलेगा नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ज्विटर आयन, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपका ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। ज्विटर आयन इसका मतलब इनर सॉल्ट, अंदर जाके आपका सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है आपका कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो अगर आप ग्लाइसिन को छोड़ दो, ठीक है, ग्लाइसिन तो आपका एक एक्सेप्शन है, तो बाकी जो भी आपके नेचुरली अकरिंग अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं उन सब के पास एसिमेट्रिक अल्फ़ा कार्बन एटम होता है, ठीक है। तो उन्हें आप कायरल मॉलिक्यूल बोलते हो, ठीक है। तो लाइक आपको इसको ऐसे समझना है कि बीच में आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, कार्बन है, मतलब दिखा नहीं रखा। तो कार्बन के चारों तरफ जो लग रहे हैं ये सब्स्टिट्यूएंट्स, तो लाइक एक तरफ H है, एक तरफ CH2OH है, चारों तरफ डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर चारों तरफ डिफरेंट है तो वो कैसा होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा, और अगर चारों तरफ डिफरेंट नहीं है तो वो कैसा होगा, नॉन कायरल होगा। और जो आपका ग्लाइसिन होता है उसका नीचे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि MCQ में आ ही जाता है कि कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो कायरल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आ सकता है, तो आपको बोलना है ग्लाइसिन, उसका फॉर्मूला आ सकता है। तो क्या लिखा है नीचे, NH2CH2COOH, ठीक है। और जो ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया है वो सीरीन का एग्जाम्पल, L सीरीन एंड D सीरीन, मतलब लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। उसके बाद ये एक चीज़ और, जो ग्लाइसिन है आपका वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सबसे छोटा, ठीक है। अब है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड तो मैंने आपको बता ही दिया ऊपर ही कि जो आपके अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं वो अमाइड लिंकेज से जुड़ते हैं, जिन्हें आप पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हो, CONH,
ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेप्टाइड बॉन्ड के। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपका COOH और NH2 ये आपस में जुड़ते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, पानी को बाहर निकाल देते हैं, मतलब H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो जब ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे तो उससे बॉन्ड बनेगा, तो उसी बॉन्ड को आप बोलोगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि पेप्टाइड बॉन्ड में 40% डबल बॉन्ड करेक्टर होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस आपको पता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है आपका उसमें 40% डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल दैन द सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सिस कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि ट्रांस में आपका क्रॉस पैटर्न बनता है और सिस में आपका करस्पॉन्डिंग पैटर्न बनता है ना। तो इसलिए ट्रांस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है सिस से। और इसके लिए अगर आपसे स्पेसिफिक रीज़न पूछता है तो आप लिख सकते हो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये पूरा मैंने लिखा हुआ है कि रेजोनेंस की वजह से सिस ट्रांस करेक्टर भी आ जाता है ना। जब आपका रेजोनेंस होगा तो सिस और ट्रांस बनेंगे, ठीक है, रोटेशन होगी। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ऊपर वाले टॉपिक में पहले भी बता चुकी हूँ, वही है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आपके 4 टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसको मैं बहुत इजी वे में बता रही हूँ, पूरी लैंग्वेज खुद आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इजी वे में दे समझो, अगर आपका प्राइमरी है, ठीक है, तो प्राइमरी के लिए आपको सीक्वेंस देखना होता है। लाइक आपका सीक्वेंस लिखा है नीचे, एल हिस ल्यू थ्र प्रो, ठीक है, ग्लू ग्लिस, ठीक है, ये सब पढ़ लो, समझने के लिए है आपके। तो इसमें होता क्या है कि सीक्वेंस देखा जाता है। अगर आपका ये पूरा सीक्वेंस ये वाला है, इसमें आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने क्या करा, ये जो ग्लू वाला था ये पहले था और उसके बाद था आपका लिस्ट, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, ग्लू लिस्ट से पहले वाल लगा रखा है, प्रो मतलब प्रो और ग्लू के बीच में वाल लगा रखा है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन बिगड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो गया। तो इसीलिए लिखा हुआ है क्रिटिकल ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब कि अगर आपने थोड़ा सा भी सीक्वेंस चेंज किया तो ये क्रिटिकल हो जाएगा बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, मतलब कि बिगड़ जाएगी सेहत, ठीक है। तो जो आपका प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलके बना है और अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस देखा जाता है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, उसके बाद इस अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन रेडी होता है। और अगर बिल्कुल सही सीक्वेंस है तो बढ़िया बनेगा, लेकिन अगर आपका कोई भी दिक्कत आई तो डीनेचुरेशन हो। तो डीनेचुरेशन आपका अलग टॉपिक आएगा, वो मैं बताऊँगी आगे। तो ये एक मैंने रफ स्केच बना रखा है आगे कि आपका पहले NH2 है, फिर एक अमीनो एसिड लग रहा है, फिर CONH है पेप्टाइड बॉन्ड, फिर एक और अमीनो एसिड लग रहा है, फिर एक और CONH है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड, फिर एक और अमीनो एसिड लग रहा है, फिर COOH बन रहा है। तो इस तरह से ये मैंने रफ स्केच बनाया है। ये होता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सीक्वेंस रहता है, मतलब कि एक NH2 है और लास्ट में COOH है, उसके बीच आपके काफ़ी सारे अमीनो एसिड आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है, और उनको जोड़ कौन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ रहा है। अब है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अभी मैं एक एक करके बता रही हूँ, उसके बाद चारों का जब मैं इजी वे में बताऊँगी तो आपको सब समझ आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, जो आपने प्राइमरी पढ़ा था ना, उसी को आप क्या कर दोगे, थोड़ा सा फोल्ड कर दोगे, ठीक है। तो जो आपने सीक्वेंस बिल्कुल सीधा बनाया था, ठीक है, स्ट्रेट था, उसको आपने फ़ोल्ड कर दिया। तो या तो आप उसे फ़ोल्ड कर दो हेलिक्स की फॉर्म में, तो वो बन जाएगा अल्फ़ा हेलिक्स, तो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है। या फिर आप उसे फ़ोल्ड कर दो बीटा शीट की फॉर्म में, जिसे बोलते हो बीटा प्लीटेड शीट। तो 2 तरह के होते हैं आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के, या तो अल्फ़ा हेलिक्स होता है या फिर बीटा प्लीटेड। तो अल्फ़ा हेलिक्स में आपका पेप्टाइड चेन आर कॉइल्ड अप टू फॉर्म अ हेलिक्स, मतलब कि इस तरह से फोल्ड करो कि वो हेलिक्स बन जाए, ठीक है। तो हेलिकल पैटर्न जो होता है राइट हैंडेड होता है, जिसे आप अल्फ़ा हेलिक्स बोलते हो, और जो इनके बीच बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका बीटा प्लीटेड। तो उसमें क्या बनता है, शीट, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे बुक्स होती हैं, बुक्स के पेजेस होते हैं एक एक करके, इसी तरह से लगता है कि दी शीट्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर, ठीक है, कि इन शीट्स को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, जैसे कि बुक को खोलोगे तो फोल्डेड पेजेस आते हैं इस तरह से, तो उसे बोलते हैं बीटा प्लीटेड फोल्डेड शीट। इसमें भी आपका जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है। एंड जो मैंने आपको अभी बताया था अल्फ़ा हेलिक्स में, तो उसमें देखो आप ये मान सकते हो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो मैंने उसको हिंदी में लिख रखा है स्प्रिंग ही रहे, मतलब वो सीधी ना हो। स्प्रिंग कैसी होती है, फोल्डेड होती है ना, तो वही था आपका प्राइमरी में, तो बिल्कुल स्ट्रेट थी, उसके बाद आपने हेलिक्स बनाने के लिए फोल्ड कर दी तो स्प्रिंग बना दी उसकी, ठीक है। और स्प्रिंग स्ट्रेट ना हो, इस चीज़ के लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज़ के लिए आपको हाइड्रोजन बॉन्ड लगाना होगा, किस किस के बीच, NH और CO के बीच। CO किसका होगा, कार्बोक्सिलिक का, और NH किसका होगा, अमीन का। अमीन के और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच आप क्या बना दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दोगे, ठीक है। तो
मैंने आपको बताया कि प्राइमरी में क्या होता है आपका जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। उसके बाद जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें चाहे अल्फा हेलिक्स हो चाहे बीटा प्लेटेड हो, दोनों में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शरी में आप क्या करोगे, जो आपका सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर है उसको फर्दर फोल्ड कर दोगे। ठीक है, तो कम्प्लीटली आपका देखो मैंने बना रखा है, नेक्स्ट पेज पे समझ आ जाएगा सब कुछ। पहले आप समझते चलो कि टर्शरी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्राइमरी लिया, फिर उसे फोल्ड किया, आपका सेकेंडरी आया। अब आपने उसे भी फोल्ड कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, टर्शरी आ जाएगा। ठीक है, ओवरऑल फोल्डिंग। उसके बाद इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिकुलर शेप, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, फाइब्रस और ग्लोबुलर। इससे कौन सी शेप आएंगी, फाइब्रस आएगी या फिर ग्लोबुलर शेप आएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड्स होते हैं, तो इसमें भी हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, यही सब बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड्स। ठीक है, वंडरवॉल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिर्फ प्राइमरी में आपका होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट्स होते हैं प्रोटीन के, ये होते हैं 3D स्पेस में। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका ये डायग्राम बन रहा है अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स, दोनों को मिलाकर आपने क्या कर दिया, इन सबको और फोल्ड कर दिया, तो नीचे आ गया टर्शरी। अब आता है नेक्स्ट आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वार्टरनरी में क्या करोगे, जो भी आपके टर्शरी वाले आए हैं 2-3, लाइक एक आया टर्शरी का, एक और आया, सारों को एक साथ जोड़ दोगे तो आपके क्या बन जाएंगे, क्वार्टरनरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशल अरेंजमेंट होता है इन सब यूनिट्स का। सब यूनिट्स मतलब छोटी छोटी यूनिट, बहुत सारी यूनिट्स, इन सबको आप क्या कर दोगे, अरेंज कर दोगे और ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, तो उसे क्या बोल दोगे आप, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो ये नीचे मैंने कर रखा है कि सारी चीज़ें फोल्ड हो गई, एक दूसरे में आपस में जुड़ गई। ठीक है, उसके बाद नीचे एक मैंने चारों का बना रखा है। प्राइमरी बिल्कुल सीधी सीधी, सेकेंडरी में या तो आपका अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड होगा। ठीक है, टर्शरी में आपने क्या करा, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। क्वार्टरनरी में सारे टर्शरी वाले भी जोड़ दिया आपस में, तो सब क्या बन गया, मैगी बन गया। अब देखो एक MCQ है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं अमीनो एसिड से जुड़े होते हैं, तो अमीनो एसिड्स में क्या होती है, CONH की अमाइड लिंकेज, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप से MCQ आ सकता है। तो प्राइमरी में पेप्टाइड लिंकेज होती है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टर्शरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल या फिर डाइसल्फाइड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सारी मैंने लिख रखी है लिंकेजेस। ठीक है, उसके बाद है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो द प्रोसेस दैट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इनमें चेंज हो जाए तो उसे बोलते हो प्रोटीन का डीनेचुरेशन, मतलब बिगड़ जाना, बिगड़ना होता है डीनेचुरेशन का मतलब, कि नेचुरली जो हो रहा था ना उसमें डीनेचुरेशन हो गया, मतलब बिगड़ गया, नेचुरली जो हो रहा था वो नहीं हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है डीनेचुरेशन के, तो डीनेचुरेशन डज नॉट चेंज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। डीनेचुरेशन से प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज होता है। अब बताओ इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न यार ये होगा ना, सिंपल, प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें कौन सा बॉन्ड होता था, पेप्टाइड लिंकेज, क्योंकि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता था, बाकी सब में कैसा, वीक बॉन्ड होता था। तो इसीलिए जो वीक बॉन्ड्स वाले होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आपका प्राइमरी वाला होगा उसमें होगा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो वो चेंज नहीं होगा, है ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए क्या बोलोगे, डीनेचुरेशन से प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज हो जाते हैं। डीनेचुरेशन आपका पीएच के चेंज होने से हो सकता है, टेम्परेचर चेंज होने से हो सकता है, या फिर आप कोई डीनेचुरेशन एजेंट्स जोड़ सकते हो, है ना, डीनेचुरेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं कोई भी, लाइक टेम्परेचर चेंज होना, पीएच चेंज होना, स्ट्रेंथ में चेंज होना, सॉल्युबिलिटी चेंज होना, इन सब से आपका डीनेचुरेशन हो सकता है। डीनेचर्ड प्रोटीन लॉसेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और डीनेचुरेशन से आपकी एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। तो यही आपका चैप्टर था, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थोड़ा सा पार्ट और पढ़ेंगे, उसके बाद उसी में मैं आपके MCQs भी कवर करा दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।